Hello aspirants, this is your trainer and guide Aishwarya Seth, and I wholeheartedly welcome you all to this India's first social and revolutionary educational platform of Learn to Lead tutorials UGC Online Mantra, where various competitive coachings like UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, ETT, NTT, MED, BEd, etc. are 100% free of cost throughout India, especially for those students who can't afford these exclusive coachings due to their financial constraints during this lockdown crisis or any other reason. Our mission here is to impart complete coachings of these competitive exams absolutely free of cost in order to help and support the whole Indian youth in fulfilling their career oriented dreams. So, those who haven't subscribed yet, just subscribe this channel. After subscribing this channel, each and every topic or unit is available in the playlist of this channel in a sequential manner as per the whole syllabus. So there is no need to purchase any study material or notes because each and everything is available completely on this channel. So in UGC NET preparations series, the 8th unit of UGC paper 1, that is the higher education, is going on in a chronological manner on this channel, in which last topic of higher education is left, that is the policies, governance and administration, which will start today. So let's start with the presentation. The policy, governance and administration. This is the last topic as per the UGC NET 1 syllabus under the higher education, right? So this is the part 1 of this whole topic. तो ये जो टॉपिक है ये मैं आपको 7 प्रेजेंटेशंस में कंप्लीट करवाऊंगी, 7 पार्ट्स में कंप्लीट करवाऊंगी. आज इसका पार्ट 1 है, ठीक है जी. तो आज से स्टार्ट करते हैं. आज हम इस पार्ट 1 में क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर उसका मीनिंग, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग करेंगे, साथ में उसकी करैक्टरिस्टिक्स करेंगे, फीचर्स करेंगे और उसका डिफरेंट जो है डोमेन्स करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के. साथ में प्रीएम्बल का जो है इन डिटेल हम मीनिंग समझेंगे. तो ये एक इंट्रोडक्टरी जो है वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाई है, जिसमें जो है जो पॉलिटी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, उसमें जो इंट्रोडक्शंस हैं वो मैंने आज कवर की हैं. और पूरी 7 वीडियोस आएंगी इस पर्टिकुलर यूनिट में से, जिसका नाम है पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज ये बहुत ही वास्ट जो है ये सब टॉपिक है हायर एजुकेशन का, ठीक है जी. सो लास्ट टॉपिक है, तो चलो डिटेल में करते हैं. और आज पार्ट 1 है, ठीक है जी. तो स्टार्ट करते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. जिनका तो लॉ सब्जेक्ट है, जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं या जिनकी बैकग्राउंड लॉ है, उनके लिए तो ये उनके लिए ये सब कुछ एक नॉर्मल चीज़ है. लेकिन जिनकी बैकग्राउंड लॉ नहीं है या जिन्होंने अपना इंडियन जैसे कोई कानून है या लॉ नहीं पढ़ा हुआ, उनके लिए थोड़ा सा ये डिफरेंट टॉपिक हो सकता है. लेकिन क्वाइट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर पर्सपेक्टिव, क्योंकि हर एक सेट में डिफरेंट सेट्स जो हैं यूजीसी पेपर 1 के डिसाइड होते हैं, आते हैं स्टूडेंट्स को, और हर एक सेट में एक क्वेश्चन जो है इस डोमेन में से, इस पूरे जो है फुल फ्लेज टॉपिक में से जो है आपको मिल जाएगा. और अगर ये 7 वीडियोस आप कॉन्टीन्यूसली जो है सीरियल वाइज देखोगे आप मेरी, ठीक है जी, तो उसमें आपके 2 to 4 मार्क्स जो हैं, 2 से लेकर 4 मार्क्स जो हैं, वो आपके एश्योरेंस जो है उसकी आपको मिल जाएगी, ठीक है जी. तो चलिए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक इंट्रोडक्शन करते हैं. इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है जी. सो इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क डिफाइनिंग फंडामेंटल पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, establishes the structure, procedures, powers and duties of government institutions, and set out the fundamental rights, directive principles and the duties of citizen. So actually constitution है क्या, ये आप कह सकते हो एक पूरा करता धरता है जिससे हमारा पूरा का पूरा नेशन चलता है. ये एक पूरी की पूरी एक बहुत, आप कह सकते हो एक ग्रंथ टाइप है या एक बुक है, ठीक है जी. एक सिंगल या 2 पेजेस नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बुक है, फुल फ्लैज जो है ये बुक है, जिसको जो है इंडिया के लिए जो है वो इस्टाब्लिश किया गया है, लिखा गया है, जिसमें फुल ऑन 100% जो है for governing the whole nation or governing the whole India, rules, regulations, policies, procedures, directive principles, fundamental rights, duties, each and everything is specified in a detailed manner, right? So it is the longest written constitution of any sovereign country in the world. हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं आपको उसका बताती हूँ, ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रॉम द होल वर्ल्ड. सबसे
बड़ा और सबसे वास्ट, सबसे लॉन्गेस्ट संविधान जो है वो इंडिया का ही है अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो. सो द नेशन is governed on the basis of constitution. B.R. Ambedkar is regarded as the chief architect of the Indian constitution. B.R. Ambedkar जी ने ही जो है constitution बनाया था and he is also known as the father of constitution. and बहुत ही largest कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का. ठीक है जी. सो बेसिकली इसको क्यों बनाया गया है? इन ऑर्डर टू गवर्न, टू मैनेज, टू कंडक्ट. ठीक है जी. एक गवर्निंग अथॉरिटी है ये जिससे पूरा का पूरा इंडिया जो है वो चलता है, उसकी गवर्नमेंट चलती है. गवर्नमेंट अपने रूल्स जो रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करवाती है, सिटीजन्स मानते हैं, अपने राइट्स के लिए जो है वो तत्पर रहते हैं, अपनी ड्यूटीज़ के लिए जो है वो निभाना उनको एक उनके लिए हो जाता है कि ड्यूटीज़ भी निभानी है. ये सब चीज़ें जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी गई हैं, ड्राफ्ट की गई हैं. तो ये इंट्रोडक्शन हो गई. लेकिन बेसिकली क्या है? इट इज़ द सेट ऑफ रूल्स. मैंने आपको पहले बोल दिया दिस इज़ अ सेट ऑफ रूल्स. ठीक है जी. जैसे कि अब कोई भी मैच है, चलो हमने एग्जांपल ली है सोसर मैच की यहाँ पे. ठीक है जी. तो यहाँ पे जब ये मैच होता है तो इसमें क्या है, जो रेफरी होता है वो क्या करता है, ये वो मैच का पूरा हेड होता है. जो रेफरी होता है मैच का हेड होता है, वही रूल्स रेगुलेशंस और लॉज सेट करता है, मैच के डूज एंड डोंट्स सेट करता है, रेगुलेशन सेट करता है, प्रिंसिपल्स, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ सेट करता है, जिसके ऊपर जो है मैच जो है वो कंडक्ट होता है, चलता है. ठीक है जी. जिसने वो रूल फॉलो करके मैच को खेला, दो टीम्स होती हैं, उन टीम्स को तो वो ठीक है. जिसने जो है अगर उस जो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया है, रूल्स रेगुलेशन उसने सॉसर के जो रेफरी ने बनाई है उसको अगर डोंट्स में कन्वर्ट कर दिया या उसका नहीं माना या उसको उसका उल्लंघन कर दिया तो जो है वो मैच वो टीम मैच से बाहर हो जाती है या उनको कुछ पेनल्टीज़ या पनिशमेंट्स मिलती हैं. तो ऐसा ही एक जो है पूरा एक आप कह सकते हो क्राइटेरिया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि सब कुछ वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस जो है वो उनका प्रॉपर फ्रेमवर्क बना हुआ है. हम सबको, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे एक आम नागरिक हो, चाहे कोई भी अथॉरिटी हो, फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ इंडिया, दे हैव टू ओबे दीज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज. ठीक है जी. जो ओबे करता है दैट्स वेरी वेरी फाइन. ठीक है जी. जो ओबे नहीं करता है उसको जो है प्रॉपर पनिशमेंट मिलती है, उसको जो है कोई इम्प्रिजनमेंट भी हो जाती है, कुछ फ़ीस या फिर उसको कोई पेनलाइज किया जाता है. तो ये सब चीज़ें, जैसे एक मैच में रेफरी जो है वो सारा कुछ जो है करता धरता है, वैसे हमारे देश के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा हेड है और हम सबको उसका जो है मानना पड़ता है, हमारा कर्तव्य है और हमें उसका उल्लंघन नहीं करना है. ठीक है जी. सो दिस इज़ द वे वी आर बाउंड विद आर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है जी. और क्या है, सम रूल्स दैट आर मेड बाय लेजिस्लेचर्स. ठीक है जी. और ये क्या है, कुछ रूल्स हैं जो लेजिस्लेचर्स मेड करते हैं. लेजिस्लेचर्स कौन? ऑल्सो नोन एज लोकसभा एंड राज्यसभा इन इंडिया. लेजिस्लेचर्स कौन? दो तरह की हमारे पार्लियामेंट हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा. तो ये लेजिस्लेचर्स कहलाते हैं. ठीक है जी. फॉर देयर ओन कंट्री कॉल्ड लॉ. तो ये सब रूल्स रेगुलेशंस जो हैं फॉलो करवाते हैं, बनाते भी हैं, फ्रेम आउट भी करवाते हैं, पास आउट भी करवाते हैं, पार्लियामेंट में एक्ट्स भी पार्ट्स करते हैं. बट ये सारा किसके ऊपर बेस्ड है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही बेस्ड है. सो वी नीड लॉज इन द सोसाइटी सो सोसाइटी कैन रेगुलेट एंड वर्क प्रॉपरली. they are designed to protect us and our property and to ensure that everyone in society behaves the way the community expects them to. So laws tell us what to expect as consequence of our actions. Laws have been the glue that has kept society together. Without laws there would be complete anarchy. कहने का मतलब रूल्स रेगुलेशंस हैं तभी सोसाइटी जो चल रही है. अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन हो ही ना, रूल्स रेगुलेशंस हो ही ना, तो सोसाइटी में आप यकीन मानिएगा कि फाइटिंग हो, ठीक है जी, एक दूसरे की हर्टिंग हो, इवन की कोई लूट पाट है, डकैती है, टेररिज्म है, ये सारे क्रिमिनल्स जो हैं या क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं ये सोसाइटी में प्रिवेल करें. अभी कॉन्स्टिट्यूशन है तभी इतने जो सारे जो हैं वो ऑफेंसेस हो जाते हैं या जुर्म हो जाते हैं. आप ये मानिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो हर एक बंदा जो है एक दूसरे को फाइट करने के लिए या डोमिनेट करने के लिए जो है वो तत्पर रहता है. तो उसको कंट्रोल करने के लिए सबको जो है एक सार इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है जी, और उनको जो है
एक कंट्रोल में रखने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक उसका जो है बेस है। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं। जनरली कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। All other laws have to conform to constitution. Constitution contains law concerning the government and its relations with the people. ठीक है जी, अब constitution के दो aspects हैं basically, government है, पीपल है। दो एस्पेक्ट्स कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूशन आप सेंटर में स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ जो है आम जनता है, पीपल है। सो दो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। तो ये एक बाइंडिंग है, ये एक लिंकिंग क्राइटेरिया है कॉन्स्टिट्यूशन किसका? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का एंड गवर्नमेंट विद दी अदर पीपल ऑफ नेशन। ठीक है जी, सो ये एक बाइंडिंग फैक्टर है, ये एक लिंकेज है जो हमें सबको बाइंड करके और एक यूनियन की तरह जो है, यूनिटी की तरह जो है हमें एक दूसरे के साथ जो है कोलैबोरेट करके रखता है। ठीक है जी, सो नेक्स्ट चलते हैं, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स पीपल। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी अब दो बाइफिकेशंस में हम कहते हैं, गवर्नमेंट भी है, पीपल भी है। अब गवर्नमेंट, पीपल ने तो देखिए जो रूल्स रेगुलेशंस सेट करने हैं वो पीपल को जो है वो निभाने हैं। ठीक है जी, गवर्नमेंट में अगर हम देखें तो तीन तरह की जो है बॉडीज़ होती हैं। ठीक है जी, तीन तरह की गवर्नमेंटल बॉडीज़ होती हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी, जुडिशरी बॉडी एंड एग्जेक्टिव बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है जी, सो तीन तरह की बॉडीज़ होती हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़, जिसके ऊपर जो है पूरा का पूरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने का दारोमदार या कॉन्स्टिट्यूशन को कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये तीन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर होली से होली है। ठीक है जी, सबसे पहले लेजिस्लेटिव। क्या लेजिस्लेटिव क्या करती है? दैट मेक्स लॉ। ठीक है जी, लेजिस्लेचर जो है, ठीक है जी, कौन कौन, मैंने आपको बोला था लोकसभा राज्यसभा, लेजिस्लेचर्स अभी हमने पढ़े हैं ना पीछे, ये देखिए लेजिस्लेचर्स कौन कौन से हैं, टॉप मोस्ट लाइन अभी मैंने क्या बताई है आपको, लोकसभा राज्यसभा। तो ये क्या करते हैं, दीज बॉडीज़ विल मेक दी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़, ठीक है जी, नॉर्म्स, ये सब कुछ यही सेट करते हैं। उसके बाद आता है जुडिशरी बॉडी। जुडिशरी बॉडी का मतलब है कि ये क्या करती है, जो भी लॉ मेक करती है लेजिस्लेटिव बॉडी, उसको ये इंटरप्रेट करती है कि जो लॉज बनाए गए हैं वो सही बनाए गए हैं, उनको एनालाइज करती है, इंटरप्रेट करती है, और उसके जो रिजल्टेंट प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको एनालाइज करके बताती है कि जो लॉ बना है वो सारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। अगर सारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है इक्विवेलेंटली तो वो ठीक है, अगर किसी के लिए बेनिफिशियल है, किसी के लिए वो अगेंस्ट जा रहा है, तो वो कहती है कि लॉ को, इस लॉ को जो है अमेंड करो या चेंज करो। तो ये सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी की है। और थर्ड लेवल पे आती है एग्जेक्टिव बॉडी, जिसका ये काम है कि वो जो भी लॉज बनते हैं उनको एक्चुअली जो है एग्जीक्यूट करवाए, इम्प्लीमेंट कराए, और उनको जो है प्रॉपर जो है पूरी सोसाइटी में अप्लाई करवाए। तो ये तीन तरह की बॉडीज़ हैं, ध्यान से सुन लीजिए, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जेक्टिव। तो ये बॉडीज़ के ऊपर पूरा का पूरा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कंडक्शन है इनके ऊपर जो है वो बेस्ड है। ठीक है जी, और हमें ये मानना है एज अ पीपल। तो टेक्निकल अगर हमने जनरल डेफिनेशंस देखी अभी कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो क्या है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल principles or establish precedents according to which a state or other organization is governed. These rules together make up the constitute what the entity is. When these principles are written down in a single collection or set of legal documents, those documents may be said to as comprise a written constitution. ये verbal नहीं है, मतलब verbal का मतलब होता है oral और written, ये completely जो है written है। ठीक है जी, वर्बल कम्युनिकेशन मैंने आपको बताई थी, जो अगर वर्बल यूज़ करें एक वर्ड तो वर्बल का मतलब होता है कि ऑरल रिटन दोनों आती हैं। ठीक है जी, लेकिन ये स्पेसिफिकली रिटन जो है वो क्राइटेरिया है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि लिखा गया है सारा कुछ जो है, एक पूरी इतनी मोटी इसकी जो है वो बुक है। ठीक है जी, जिसमें पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान लिखा हुआ है, रिटन है। ठीक है जी, और डॉक्यूमेंट containing laws and rules which determine the and describes the form of government, that relationship between the citizens and the government is called the constitution। तो मैंने ये सारा आपको पहले बता दिया कि रिलेशनशिप सारा जो है डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें उसको जो है बहुत रिस्पेक्ट करनी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, एज अ ट्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, और अगर कोई उसकी उल्लंघना करता है तो उसको समझाना है कि ये चीज़ नहीं करनी है। तो ये भी हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं। सो एक बहुत ही महान जो है शख्सियत
हुए थे, दैट इज़ पैट्रिक हेनरी। इन्होंने बहुत ही अच्छी एक तरह की एक स्टेटमेंट दी थी जिससे बहुत ही आप समझ सकते हैं कि क्या है एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रेन द पीपल। ये मत मानिएगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर रूल्स रेगुलेशंस हैं, सेट ऑफ लॉज हैं, तो एक पीपल के ऊपर जो है बहुत ही एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो डालने के लिए है। नहीं, दीज आर नॉट फॉर द रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस अपॉन द पीपल ऑफ इंडिया, बट इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द पीपल टू रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट। कि एज अ जनता जो है, हम जनता हैं, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है जी। सो यहाँ पे हमारा ये देखना है कि गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है वो सही कर रही, सही दिशा में कर रही है, सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए कर रही है, सोसाइटी के जो है वो इंटरेस्ट के लिए कर रही है, या सिर्फ अपनी करप्शन करने के लिए कर रही है। अगर गवर्नमेंट अपने लिए ही कर रही है, सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रही, तो हम फट से जो है गवर्नमेंट को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं, बिकॉज ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। रिस्ट्रेन नहीं किया, मतलब इंडियन जनता को रिस्ट्रेन नहीं किया कि आपको जो रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बना दिए उसको 100% फॉलो करना ही करना है, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो भी ग्रुप ऑफ पीपल ही है ना। तो अगर वो सही कर रहे हैं तो उनको मानो, अगर नहीं सही कर रहे, गवर्नमेंट भी कुछ कोई रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज ऐसी बनाती है जो पूरे सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक है जी, या फेवरेटिज्म क्रिएट करती है, तो आप गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को एक आप रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस लेके या अपने ऊपर बहुत बोझ नहीं समझना। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरी लिबर्टी देता है कि अगर आप कुछ गलत हुआ है, गवर्नमेंट ने कुछ गलत भी किया, तो आप उसके खिलाफ जो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी क्लियर स्टेटमेंट गिवन बाय द पैट्रिक हेनरी। तो आगे चलते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए क्यों? क्यों कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए? द पीपल डोंट नो देयर ट्रू पावर, इसीलिए चाहिए। रीज़न एक मात्र है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, कि हमें अपनी पावर्स को समझने के लिए, कि हमारे पास, हमारे हाथ में क्या क्या पावर है, उसको समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चाहिए। तो इसके हम जनरली देखते हैं क्यों, क्या क्या जो है नीड रिक्वायरमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन की हम सोसाइटी में। जनरली क्या है, फर्स्ट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्न अ कंट्री प्रॉपर्ली। मैंने आपको पहले बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। डेफिनेटली पॉलिटिकल सिस्टम जो है डिफाइन करता है किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। थर्ड क्या, समटाइम्स वी फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट आर लार्जर इंटरेस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू गार्ड अगेंस्ट दिस। मैंने आपको पहले बता दिया, कोई गलत चीज़ हुई है, कोई गलत रूल बना है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। All the three organs of government, executive, legislature and judiciary, functions with the constitution. All the three organs of government, including ordinary citizens, derive their power and authority, right? Derive their power and authority from the constitution. If they act against it, it is unconstitutional and unlawful. कोई भी पर्सन, इवन गवर्नमेंट है या आम जनता भी है, कोई भी ऐसा पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सनस है जो लॉ के अगेंस्ट या फिर कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएं, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, और ये क्या है, इलीगल है। और अगर कोई इलीगल प्रैक्टिस करेगा तो उसको जो है वो इम्प्रिजनमेंट या कोई ना कोई जो है पेनलाइज किया जाएगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू हैव अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस एंड ऑल्सो टू रिस्ट्रिक्ट देम विद इन द लिमिट, ठीक है जी। तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। एंड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ये फंक्शंस भी हमें जो है वो कैरी ओवर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। हमारी सोसाइटी को बाइंड रखने के लिए, मतलब कि सबको कोलैबोरेशन में रखने के लिए, भाईचारा डेवलप करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बड़ा उसका एक हाथ है। सेकंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि किसके पास पावर है डिसीजन लेने की सोसाइटी के लिए, इंटरेस्ट के लिए। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और गवर्नमेंट कैसे बनाई जाए, उनकी क्या फंक्शंस हैं, क्या पावर्स हैं, किस तरह से वो गवर्न करेगी, ठीक है जी, पूरे नेशन को। ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट मे एवर ट्रेसपासेस देम। सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फंक्शन क्या है, कि एक लिमिट सेट कर देता है, ठीक है जी। एक कह सकते हो कि एक फ्रेमवर्क सेट कर देता है जिसके बीच में हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपने राइट्स को जो है निभाना होता है। एंड द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल एंड द सेपरेशन ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्टिफाइबल सोसाइटी। की पूरी सोसाइटी में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब इक्वल हैं। कोई किसी को भी कोई हर्ट करता है, चाहे वो इवन कि कोई क्राइम अगर प्रेसिडेंट भी करे,
फाइनेंस मिनिस्टर भी करे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी कोई ऑफेंस हो जाए, तो सबके लिए जो रूल है यहाँ पनिशमेंट है सेम है। ये नहीं कि कोई अथॉरिटी को उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, वो बाहर निकल आएगा, और जो आम इंसान अगर उसने सेम ऑफेंस किया तो वो पनिशेबल है, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए जस्टिफाइबल है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ सम डिस्टिंक्ट एंड यूनिक फीचर्स एज कम्पेयर टू अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही यूनिक है। As per Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee, puts it, the framers had tried to accumulate and accommodate the best features of other constitutions, keeping in view the peculiar problems and needs of our country. So, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन का समावेश है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का जो है, या फिर अदर कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़। मैं आपको कल पढ़ाऊंगी प्रॉपर फ्रेमिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वीडियो 2 में आएगा, पार्ट 2 में आएगा। आप अभी यही समझे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सारी कंट्रीज़ में, जिन जिन कंट्रीज़ का बेस लेके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, और ये एक बहुत लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमारे इंडिया का, जिससे जो है हमारी कंट्रीज़ की बहुत ही, हमारी कंट्री का जो है ये नीड है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। सो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको देखिएगा कौन कौन से इनके फीचर्स हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल, थर्ड इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फोर्थ इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, fifth characteristic is it is a federation, sixth is fundamental rights are also specified here, seventh is directive principles of state policy also mentioned in the constitution, fundamental duties are also mentioned, secular state policies are also mentioned, and independent, this is the independent judiciary। तो ये सारे के सारे 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप में यूनिक जो है क्राइटेरिया घोषित करते हैं, यूनिकली जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है जी। सो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है मैंने आपको बता दिया, बाकी पूरे 7 प्रेजेंटेशंस आएंगे, 7 पार्ट्स आएंगे पूरे के पूरे पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसमें आपको हर एक चीज़ में डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है, हमारे सिलेबस के और पेपर के पर्सपेक्टिव से, जिससे आपका पूरा का पूरा 2 से लेकर 4 मार्क्स जो है वो एश्योर हो जाए। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा प्री एम्बल, इंडियन प्री एम्बल की इंट्रोडक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने आपको बता दिया मीनिंग, इंट्रोडक्शन। अब प्री एम्बल की तरफ चलते हैं। प्री एम्बल देखिए ये स्क्रीन के ऊपर। सो इस तरह का जो है ये प्रीएम्बल दिखता है। ठीक है जी। प्रीएम्बल अलॉन्ग विद अदर पेजेस ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनल बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज डिजाइंड एंड डेकोरेटेड सोली बाय द रिनाउंड पेंटर ब्योहर सखा, ब्योहर शखा। ठीक है जी। कौन इसको बनाया, इसको पेंट किसने किया है, या इसकी कलर कॉम्बिनेशन जो आप देख रहे हो, रिनाउंड पेंटर ब्योहर शखा ने जिसको जो है वो डेकोरेट किया है, पेंट किया है। ठीक है जी। अब प्रीएम्बल होता क्या है, तो ये पढ़ते हैं। प्रीएम्बल होता क्या है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सर्व्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सेट्स आउट द गाइडिंग पर्पस, प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल? ये एक मिरर है। जैसे कि हम अब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपनी पूरी इमेज दिखाई देती है कि फ्रॉम हेड टू टू हम कैसे दिखते हैं, हमारे अंदर क्या क्या है। ठीक है जी। तो वैसे ही जो प्रीएम्बल है वो हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मिरर कहलाता है। ठीक है जी। सो प्रीएम्बल इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। It is basically the preface which highlights the entire constitution। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कोई बुक है, ठीक है जी, कोई भी बुक है, उस बुक में क्या क्या, जब उस बुक का जो इंडेक्स होता है ना, जिसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड सो ऑन। ठीक है जी। कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से पेज पे लिखे हुए हैं, कौन कौन से उसके सब टॉपिक्स हैं, वो सारा इंडेक्स में लिखा होता है। तो वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है, जो इंडेक्स होता है वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है किसी भी बुक की। तो इन द सेम वे जो प्रीएम्बल है वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। ठीक है जी। प्रिलिमिनरी फेज है जिसमें ये पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सारी चीज़ें हैं उसकी सारी की सारी इंट्रोडक्शन जो है वो दी जाती है। सो ठीक है जी। तो इस तरह से
वो इंडेक्स होता है, उसको हम मिरर बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है जी। उसको हम कह सकते हैं कि ये एक प्रीफेस है विच हाईलाइट्स दी एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है क्या एक्चुअली, सारा का सारा जो है एक इंट्रोडक्शन फेज जो है वो प्रीएम्बल कहलाता है। सो बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 इट वॉज अमेंडेड विच डिटर्मिन टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब 42 जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में हुई थी, उसमें क्या था, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में 5 तरह की कंपोनेंट्स जो है वो ऐड ऑन हुए थे, ठीक है जी। कौन कौन से, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब इसको हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये हाईलाइटेड है, तो ये क्वेश्चन भी आया था कि किस अमेंडमेंट में सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक जो है वो अपग्रेड हुए थे, ऐड हुए थे इन द प्रीएम्बल, ठीक है जी। कौन से अमेंडमेंट में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। सो इट सिक्योर्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड प्रमोट्स फ्रेटर्निटी अमंग द पीपल। तो ये सारे जो टर्म्स हैं जैसे कि सॉवरन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये आगे अभी डिटेल में पढ़ते हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये भी अभी, और फ्रेटर्निटी, ये भी डिटेल में अभी पढ़ते हैं। सो प्रीएम्बल में सबसे पहले लिखा क्या होता है, प्रीएम्बल स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रीएम्बल हमारा, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कैसे होता है, यहाँ पे वहाँ पे एक ये लाइन जो है मैं आपको बता रही हूँ, इस लाइन से स्टार्ट होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, social, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. सो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है ये क्लॉज है, ये मतलब क्लॉज क्या कह सकते हो, या ये स्टार्टिंग ऑफ द प्रीएम्बल कह सकते हो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है जी, हैविंग रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है जी, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। तो ये क्या है, अब देखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया कहता क्या है। देखिए क्या इसमें है, क्या बेसिकली अगर इसको समझाएं तो इस तरह से, द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल वी द पीपल क्या सिग्निफाई करता है, इट सिग्निफाइज द पावर दैट द पावर इज अल्टीमेटली वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या सिग्निफाई करता है, क्या दर्शाता है कि पूरी की पूरी जो हमारी एक पावर है, अथॉरिटी है, पूरे इंडिया के पीपल के हैंड्स में है। सो फार द प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली सिंस 1976 by the 42nd amendment which inserted the words socialism, secularism and integrity. A brief description of these concepts are as follows. तो मैंने आपको अभी सिर्फ एक लाइन का जहाँ से वो स्टार्टिंग होता है उसका मैंने आपको एक मीनिंग आपको बताया है कि वी द पीपल क्यों कहा गया, क्योंकि हम कहते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। पूरी की पूरी जो जनता जनार्दन है वही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को आप कह सकते हो उसका फेस है। और ये हम वी द पीपल ऑफ इंडिया इज़ लाइक कि हमारे पास जो है पूरी हमारे हैंड्स में ही पावर जो है वेस्ट हुई है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को देखने की, परखने की कि कोई जो लॉ है वो सही बना है कि नहीं बना, हमारे इंटरेस्ट में बना है कि किस तरह से वो हमारा जो है वो वेलफेयर कर सकता है, ये सब चीज़ें, ठीक है जी। अब आगे जो हमने अभी ये पढ़ी, ठीक है जी, कौन कौन सी लाइन अभी क्या पढ़ा, सॉवरन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसका अभी डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हमने अभी क्या पढ़ा था यहाँ पे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो इनका इंडिविजुअल मीनिंग क्या है, जस्टिस, किसकी जस्टिस, ठीक है जी, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं हमारे प्रीएम्बल के। अब उसमें सबसे पहले वो क्या कह रहा है, जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 लेवल पे जस्टिफाइबल जो है वो इंडियन सोसाइटी को करता है प्रीएम्बल। क्या, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये एज इट इज़ ही आपको जो है वो माइंड में बिठाना है, कौन सी जस्टिस है इसमें सिग्निफाई की गई, कौन सी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है जी। लिबर्टी कौन सी सिग्निफाई की गई है इसमें, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप,
ये 5 तरह की लिबर्टीज़ हैं हम सबको, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, थॉट की, ठीक है जी। इक्वलिटी किस जो है पर्सपेक्टिव से कही गई है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। पूरी इक्वलिटी है, कोई भी किसी भी प्रोफेशन में जा सकता है, पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी है हम सबके पास है। हमें अपने जो है अपने स्टेटस को मेंटेन करने की, लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की और अपॉर्चुनिटीज़ को, जो प्रिवेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ है उनमें हमारा पूरा का पूरा सबको इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है जी। एंड फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है यहाँ पे, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक पहचान है, डिग्निटी है, और उसको किसी ने भंग नहीं करना है। कोई बड़ा छोटा नहीं, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं किसी में होना चाहिए, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है, सब इक्वल हैं, ठीक है जी। और ये फ्रेटर्निटी की जो भावना है, इट यूनाइट्स द होल नेशन, की सब में भाईचारा हो। फ्रेटर्निटी मतलब सब में भाईचारा भी हो, तो ये सब चीज़ें। एंड इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर, ये जो है मेन पॉइंट है, ये नोट डाउन कर लीजिए। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। कब कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब, 26 नवंबर 1949 को जो है अडॉप्ट किया गया था बेसिकली, ठीक है जी। और उसको हमें जो है वो मतलब अडॉप्ट किया गया था इसी दिन को, ठीक है जी। सो आगे चलते हैं, और जो इंग्रेडिएंट्स अब यहाँ पे आपने पढ़े कौन कौन से, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरन, ये अभी डिटेल में पढ़ते हैं। इनका भी अपना ही मीनिंग है, इनका मीनिंग हमने खुद से डिज़ाइन नहीं करना, इनका अपना अपना मीनिंग है। क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए की वर्ड्स इन द प्रियम्बल। सॉवरन का मतलब क्या है, द टर्म सॉवरन विच इज़ प्रोक्लेम्ड बाय द प्रियम्बल मीन्स दैट इंडिया हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इट इज़ नॉट अ dominion of any other external power in the country। legislature has the power to make laws which is subjected to certain limitations। कहने का मतलब हम सॉवरन है, हमारी कंट्री सॉवरन है, हमारा लॉ सॉवरन है, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम अपने लॉज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, नॉर्म्स खुद सेट करते हैं। कौन सेट करता है, लेजिस्लेचर सेट करते हैं, ठीक है जी। इंडियन लेजिस्लेचर जो है अपने नॉर्म्स खुद बनाता है, लॉ खुद बनाता है, ना कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट, किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता अपने लॉज को फ्रेम करने के लिए। तो ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, सॉवरन अथॉरिटी, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, it was added in the preamble by 42nd amendment 1976, which means the achievement of socialist ends through democratic means। it is basically a democratic socialism that holds faith in a mixed economy where both private and public sectors coexist side by side। socialist का मतलब होता है कि जो हमारा इंडिया है, हमारी कंट्री है, इसमें ना ही 100% प्राइवेट डोमिनेंस है, ना ही 100% गवर्नमेंट डोमिनेंस है, ठीक है जी। पब्लिक और प्राइवेट का दो का 50-50% रोल है, ठीक है जी, कंट्री को गवर्न और चलाने के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, चाहे सोशल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हर तरह की जो डेवलपमेंट है, इसका पूरा श्रेय पब्लिक जो है या गवर्नमेंट को नहीं जाता, या फिर पूरा का पूरा श्रेय प्राइवेट कंसर्न्स को नहीं जाता, दोनों को। मतलब ये सोशल कंट्री है, सोशलिज्म है यहाँ पे, कि जो है कंडक्शन है, गवर्निंग है, मैनेजिंग है, ये सारी जो है मिक्स होती है हमारी इकोनॉमी में। जो फोर्सिंग फैक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों ही हैं, ठीक है जी। सो ये दोनों का मिक्सचर जो है हमारी कंट्री को जो है वो चलाता है, ठीक है जी। ना कि 100% गवर्नमेंट का जो डोमिनेंस है, ना कि 100% प्राइवेट कंसर्न्स का जो है वो डोमिनेंस है। दिस इज द सोशलिस्ट। थर्ड क्या है, सेकुलर। सेकुलर का मतलब है कि it is also incorporated in the preamble by 42nd constitutional amendment 1976, which means that all the religions in India get equal respect, protection and support from the state। कहने का मतलब सारे के सारे रिलीजन्स जो हैं वो सेम है, इक्वल है। जैनिज़्म है, हिंदुइज़्म है, सिखिज़्म है, ठीक है जी, इस्लाम है, कुछ भी है, कोई भी, सारे रिलीजन्स जो हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, ठीक है जी, वो सारे इक्वल स्टेटस के हैं, कोई बड़ा छोटा रिलीजन नहीं है, और सबको अपना रिलीजन अडॉप्ट करने की पूरी जो है लिबर्टी है। कोई भी रिलीजन को मान सकता है, कोई किसी को डोमिनेट नहीं करेगा कि तू मेरा रिलीजन मान, अपनी रिलीजन जो है वो छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं है। सबको अपना अपना रिलीजन जो है अडॉप्ट करने की, उसको निभाने की अपनी अपनी जो है अथॉरिटी पूरी है, और सारे रिलीजन्स जो हैं इक्वल स्टेटस के हैं, ठीक है जी। दिस इज द टर्म ऑफ सेकुलर। सो नेक्स्ट क्या है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, द टर्म डेमोक्रेटिक इंप्लाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज an established form of constitution which gets its authority from the will of people expressed in an election। कि डेमोक्रेटिक है, by the people, for the people and
जो हमारा ये चीज़ है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी जो गवर्नमेंट है दैट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो ये पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक, यहाँ पे कोई हिटलरशिप नहीं है, कोई इस तरह से कोई आप कह सकते हो कि हिटलरिज्म नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेटिज्म है कि हम, चाहे मैं हूँ, आप हो, सारे इंडिया के जितने भी लोग हैं, सबकी जो है वो इलेक्शन में अपना योगदान करके अपनी गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर सकते हैं, और अपना कोई भी जो आप बात कह सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई इशू जो है वो अगर कोई इशू गलत हो रहा है उसको चैलेंज कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, सबको लिबर्टी है अपनी जो है वो पक्ष रखने की, ठीक है जी। सो ये एक इक्वालिटी दर्शाता है डेमोक्रेटिज्म। और लास्ट में रिपब्लिक क्या है, टर्म रिपब्लिक इंडिकेट्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हेड ऑफ स्टेट कौन किसको माना गया यहाँ पे, प्रेसिडेंट। हेड ऑफ इंडिया, हेड ऑफ स्टेट, यहाँ पे इंडिया को एज अ स्टेट हम बोलते हैं हमारे लीगल टर्म्स में। हेड ऑफ द स्टेट मतलब कि जो प्रेसिडेंट है उसको भी इलेक्ट जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है रिपब्लिक एज अ रिपब्लिक क्राइटेरिया से किया जाता है। इन इंडिया प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एंड इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्टली बाय द पीपल। तो इन इंडिया जो रिपब्लिक जो क्राइटेरिया है उसमें प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द कंट्री है, हेड ऑफ द स्टेट है, उसको इलेक्ट जो है डायरेक्टली नहीं किया जाता हमारे आम जनता के द्वारा, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है जी, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, वो सारे मिलके जो हैं उनके इलेक्शन से जो है, उनके वोट से जो है प्रेसिडेंट जो है इंडिया का चुना जाता है। तो ये भी एक टर्म है जिसके अंडर ये चीज़ डिफाइन की गई है, रिपब्लिज्म, ठीक है जी, रिपब्लिक क्राइटेरिया। सो ये 5 तरह के, चाहे रिपब्लिक है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है या फिर सोवरन है, ये पांचों की पांचों जो टर्म्स हैं ये कब ऐड ऑन हुई थी प्रीएम्बल में, मैं दोबारा से बता देती हूँ। 42nd अमेंडमेंट इन द प्रीएम्बल इन 1976, ये 5 एलिमेंट्स उसमें ऐड ऑन हुए थे जिनका अपना अपना मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, ठीक है जी। लास्ट में अब हम क्या करेंगे कि 26 नवंबर 1949 here do adopt, enact and give ourselves our constitution, ठीक है जी। कंपोनेंट्स ऑफ प्रीएम्बल, अब प्रीएम्बल के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं देखिए। सबसे पहले इट इज़ इंडिकेटेड बाय द प्रीएम्बल दैट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें समझाने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड इंग्रेडिएंट क्या है प्रीएम्बल का, प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज टू बी सॉवरन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये भी मैंने आपको समझा दिया। थर्ड, द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड बाय द प्रीएम्बल आर टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो प्रीएम्बल के हैं, ये मैंने आपको पूरे डिटेल में भी समझा दिए हैं। फोर्थ नंबर पे क्या है, द डेट इज मेंशन इन द प्रीएम्बल व्हेन इट वाज अडॉप्टेड, दैट इज 26 नवंबर 1949, कि जब ये अडॉप्ट किया गया था, ठीक है जी। मैंने आपको बार बार यही डेट मैंने आपको बार बार अभी बताई है, कौन सी डेट को, 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था। तो ये सारा का सारा आज का जो प्रेजेंटेशन है, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द प्रीएम्बल, ठीक है जी। सो ये आपको अभी मैंने बता दिया और यहाँ तक हमने कर लिया है। और लास्ट में हम करते हैं कि पर्पस क्या है प्रीएम्बल का, लास्ट स्लाइड है आज की प्रेजेंटेशन की। इट इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी, इट्स द पर्पस, एंड सेकंड इट्स आल्सो स्टेट द ऑब्जेक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट। दो तरह के जो हैं इसके पर्पसेस हैं। तो द प्रीएम्बल seeks to establish what Mahatma Gandhi describes as the India of my dreams, an India in which the poorest shall feel that it is their country, in whose making they have an effective voice, an India in which all communities shall live in perfect harmony. There can be no room in such an India for the curse of unsociability or the curse of intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy as the same rights as men. मतलब ये एक गांधीयन अप्रोच के ऊपर जो है प्रीएम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चलता है कि सबको इक्वल राइट है, मेन है, विमेन है, कोई किसी को डोमिनेट नहीं करेगा, हर एक चीज़ जो है वो लाइन एक पाइपलाइन में चलेगी और इक्वल लेवल पे चलेगी, ठीक है जी। सो विद दिस आज की प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है और मैं आपको बताऊं कि अभी आपको अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैंने जब से ये चैनल स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2020 से मैं आपको 4 फुल फ्लेज टॉपिक्स यूनिट्स करवा चुकी हूँ। कौन कौन से, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड फोर्थ वन इज़ ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 100% कंप्लीट है एज पर द UGC नेट सिलेबस 1।
वो इस चैनल पे है। प्ले लिस्ट में आपको हर टॉपिक क्रोनोलॉजिकली मिल जाएगा। और फिफ्थ टॉपिक जो है हायर एजुकेशन का चल रहा है, जिसमें मैंने जो हायर एजुकेशन में आप सिलेबस में देखिए 6 सब टॉपिक्स हैं। हायर एजुकेशन में यूजीसी सिलेबस 1 में 6 सब टॉपिक्स हैं, जिसमें ये आज का जो है लास्ट टॉपिक जो है वो है। और क्या है सिलेबस में, 90% मैंने हायर एजुकेशन का सिलेबस कवर कर दिया है, जिसमें पहले 5 जो सब टॉपिक्स हैं हायर एजुकेशन के, मैं आपको बता देती हूँ। जो है पहले 5 कौन कौन से हैं। इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एफिशिएंट इंडिया, पहला क्या है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, ये मैंने करवा दिया है फुल फ्लेज। सेकंड सब टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ये भी मैंने फुल फ्लेज करवा दिया है। थर्ड इज ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, ये भी फुल फ्लेज करवा दिया है। प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन फुल फ्लेज कंप्लीट हो चुका है। वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन फिफ्थ जो सब टॉपिक है, ये 5 टॉपिक्स फुल फ्लेज कंप्लीट हो चुके हैं। और जो 6 सब टॉपिक है जो आज मैंने स्टार्ट करवाया है, पॉलिसीज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी 7 वीडियोस में मैं इसको कवर करवा दूंगी। और उसके बाद जो है बिकॉज 90% सिलेबस मैंने कवर करा दिया है, 10% रह गया है, वो भी इन 6-7 दिनों में कवर हो जाएगा। तो फिफ्थ यूनिट जो है, मतलब फिफ्थ जो हायर एजुकेशन का यूनिट जो है, वो भी फुल फ्लेज एज पर द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद इन 6 और 7 डेज। ठीक है जी। तो अब इसके ये अनाउंसमेंट आपको करनी थी। और जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें। और कल मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगी फ्रेमिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डिटेल, जिसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है जी। तो ये स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर दिस चैनल टू whole India so that the needy persons, needy students can subscribe and have 100% free of cost education, complete education। ठीक है जी। कोई नोट्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स, आपके वीडियोज़, आपका फुल सिलेबस इसी चैनल के ऊपर कवर कर रहे हैं हम, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं थ्रू आउट इंडिया इस लॉकडाउन क्राइसिस में, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये चैरिटेबल एजुकेशनल चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई कमेंट है आपका, कोई सजेशन है, रिकमेंडेशन है, कमेंट बॉक्स में करें। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही वीडियो के दौरान, आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। ठीक है जी। लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है जी। और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है जी। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।